हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश पेडागॉजी का पहला क्लास पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे लैंग्वेज स्किल के बारे में। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहे। आइए जानते हैं आज के टॉपिक में क्या क्या है। पहला टॉपिक है लैंग्वेज स्किल्स। दूसरा टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज डिफिकल्टीज, अंग्रेजी भाषा में कठिनाइयाँ। तीसरा टॉपिक है एरर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा की त्रुटियां। चौथा टॉपिक है डाउन अप अप्रोच। पांचवा है टॉप अप अप्रोच। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहे। आइए जानते हैं लैंग्वेज स्किल के बारे में, जिसे हम भाषाई कौशल के नाम से भी जानते हैं। इट मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ और बेसिक स्किल्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज स्किल 4 प्रकार के होते हैं। पहला लैंग्वेज स्किल है लिसनिंग। लिसनिंग को समेटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, अर्थात अर्थपूर्ण पहलू, क्योंकि हम सुनकर किसी भी शब्द का या वाक्य का अर्थ समझते हैं, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, सेमेटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। दूसरा है स्पीकिंग। स्पीकिंग अर्थात बोलना। फोनेटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज को हम स्पीकिंग के नाम से जानते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि इसमें जब हम बोलते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है, इसलिए इसको ध्वनि पहलू के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा स्किल है रीडिंग। फोनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट को हम रीडिंग के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें जब हम पढ़ते हैं तो ध्वनि भी उत्पन्न होती है और ये ग्राफिक रूप में होता है, अर्थात ये लिखे हुए रूप में होती है, इसलिए इसको दोनों का संयुक्त पहलू के नाम से जाना जाता है और हम पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। चौथा और आखिरी लैंग्वेज स्किल है राइटिंग। ये लिखित रूप में होती है। ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज को हम राइटिंग के नाम से जानते हैं, इसको लेखन पहलू के नाम से भी जाना जाता है। सीक्वेंस ऑफ स्किल्स, कौशलों का क्रम, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसको क्रम से पूछा जाता है। लिसनिंग और रीडिंग को रिसेप्टिव स्किल और पेसिव स्किल के नाम से जानते हैं, क्योंकि जब हम लिसनिंग करते हैं और रीडिंग करते हैं तो हम रिसीव करने का काम करते हैं। इसी तरह है स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल। इसमें हम बोलते हैं और लिखकर अपने विचार अभिव्यक्त करते हैं, क्योंकि हम बोलते समय लिखते समय पूरी तरह से सक्रिय होते हैं, एक्टिव होती हैं। जब हम बोलते हैं तो प्रोड्यूस होती है आवाज और साथ ही साथ में हम अपने विचार को व्यक्त करते हैं, इसलिए इसको प्रोडक्टिव एक्सप्रेसिव स्किल के नाम से जानते हैं। अब कुछ की पॉइंट्स जान लेते हैं। ये जानते हैं इंटीग्रेटेड सीक्वेंस। ये क्या होता है? लैंग्वेज को हमेशा एक एकीकृत क्रम में सीखा जाता है, तो इसको हम अकेले अकेले नहीं सीखते हैं, सभी को हम एक साथ सीखते हैं। स्पीकिंग, तो स्पीकिंग ये किससे संबंधित होता है? ये फ्लुएंसी से संबंधित होता है। फ्लुएंसी मतलब धारा प्रवाह बोलने से ये रिलेटेड होता है। इसी तरह से है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल एक्यूरेसी और ग्रामर पर बेस्ड होता है। इस तरह से हम आगे देखते हैं फ्लुएंसी, एक्यूरेसी और ग्रामर, इन सबको एक साथ मास्टर द लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल को प्राइमरी स्किल के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसको सबसे पहले विकसित करना चाहिए। इसी तरह से रीडिंग एंड राइटिंग स्किल रेनफोर्समेंट स्किल के नाम से जाना जाता है। सो गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस, इन्हें समान महत्व दिया जाना चाहिए। ये दोनों जो स्किल्स होते हैं परस्पर एक दूसरे के पूरक होते हैं। सुनना और बोलना, पढ़ना और लिखना एक दूसरे के पूरक होते हैं और समग्र भाषा अधिगम को ये सशक्त बनाने का काम करते हैं। आगे देखते हैं हम बॉटम अप अप्रोच। इसको किस नाम से जानते हैं? इकाई से समग्र की ओर के नाम से जानते हैं। तो बॉटम अप मतलब सबसे नीचे। तो सबसे पहले हम बच्चों को क्या सिखाते हैं? अल्फाबेट सिखाते हैं, उसके बाद वर्ड सिखाते हैं, फिर सेंटेंस, फिर आगे पैराग्राफ, फिर पूरी स्टोरी। तो इसी को बॉटम अप अप्रोच के नाम से जानते हैं। इसका सीक्वेंस क्या हो सकता है? अल्फाबेट, वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ। इसको क्रम से जमाव करके भी प्रश्न पूछा जाता है। इसको हम एक नाम से और जानते हैं, छोटी इकाई से बड़ी रचना तक। इसी तरह से देखते हैं टॉप डाउन अप्रोच, ऊपर से नीचे की ओर। ये जस्ट बॉटम अप अप्रोच का उल्टा होता है। तो सबसे पहले बच्चों को इसमें कहानी सुनाई जाती है, उसके बाद उसके एक एक पैराग्राफ के बारे में बताया जाता है, फिर छोटे छोटे सेंटेंस और फिर वर्ड के बारे में और फिर अल्फाबेट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम जानते हैं डिफिकल्टीज इन टीचिंग इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा शिक्षण की चुनौतियां। सबसे पहले है लैक ऑफ प्रॉपर एम। इसमें उचित उद्देश्य का अभाव होता है, जिसकी वजह से इंग्लिश टीचिंग में क्या होती है, कठिनाई महसूस होती है, जिससे बच्चे अच्छे से इसको समझ नहीं पाते हैं। इसी तरह से दूसरा है कंडीशंस ऑफ क्लासेस ओवर, अर्थात कक्षा की स्थिति जैसे अधिक भीड़ रहता है या अव्यवस्था रहता है तो उस कंडीशन में अच्छे से नहीं सीख पाते हैं। तीसरा है प्लेस ऑफ इंग्लिश इन स्कूल करिकुलम, स्कूली पाठ्यक्रम में अंग्रेजी का स्थान। हमारे यहाँ अंग्रेजी का स्थान अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से इसके टीचिंग में क्या होती है, कठिनाई होती है। इसी तरह से नेक्स्ट है लैक ऑफ गुड टेक्स्ट बुक, अच्छी पाठ्य पुस्तक का अभाव। पुस्तक कैसा होना चाहिए? तो टेक्स्ट बुक जो है ये अट्रैक्टिव होना चाहिए, बड़े बड़े अक्षरों में लिखे होने चाहिए, रंगीन होने चाहिए और अधिक से अधिक चित्र होने चाहिए, जिसकी वजह से बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं और सीखते हैं।
5वां है लैक ऑफ मेथड, सही शिक्षण पद्धति का अभाव। इंग्लिश सिखाने की सही शिक्षण पद्धति नहीं होती है, जिनकी वजह से क्या हो जाता है, इंग्लिश टीचिंग में कठिनाई महसूस होती है। यदि अफेक्टिव टीचिंग मेथड होगा तो बच्चे आसानी के साथ सीखते हैं। आगे है डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा प्रणाली में दोषपूर्ण व्यवस्था। हमारे यहाँ परीक्षा प्रणाली में बहुत सारे दोष है, जिनकी वजह से इनको सीखने में कठिनाई होती है। इसी तरह से आगे देखते हैं 7वां लेस यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, टीचिंग मटेरियल के रूप में इसका बहुत ही कम उपयोग किया जाता है, जिसकी वजह से बच्चे आसानी के साथ नहीं सीख पाते हैं और शुरू से ही उसको अंग्रेजी कठिन लगने लग जाती है और इंग्लिश में रुचि नहीं लेते हैं, बल्कि इसको अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। लैक ऑफ इफेक्टिव टीचर्स, प्रभावी शिक्षकों की कमी। हमारे यहाँ बहुत ही विडंबना है कि शिक्षकों की कमी ही रहती है और यदि इंग्लिश टीचर की कमी हो गई है, यदि वो दूसरे सब्जेक्ट वाला है और उसको पढ़ाने के लिए इंग्लिश दे दिया जाता है तो उतने अच्छे से ये नहीं पढ़ा पाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को समझ में नहीं आता है। लैक ऑफ प्रॉपर टीचर एजुकेशन, टीचर का उचित प्रशिक्षण न होना। टीचर के ट्रेनिंग के लिए एजुकेशन होनी चाहिए, यदि नहीं हो पाता है तो वे बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ा पाते हैं। 10वां लास्ट है इट इज नॉट देयर मदर टंग, ये शिक्षा का माध्यम मातृभाषा नहीं होना, क्योंकि इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है, जिसकी वजह से इसको पढ़ने में या टीचिंग कराने में कठिनाई महसूस होती है। जैसे हिंदी हमारी मदर टंग है, छत्तीसगढ़ी मदर टंग है, इसको हम आसानी के साथ सीख लेते हैं, लेकिन इंग्लिश विदेशी लैंग्वेज है, इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लगती है। आइए अब हम जानते हैं एरर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो सबसे पहला एरर है लेक्सिकल एरर, जो वोकैबुलरी से संबंधित होती है। इसको शब्द चयन त्रुटि के नाम से जानते हैं। इसमें गलत शब्द का प्रयोग किया जाता है या गलत शब्दों का चयन किया जाता है। दूसरा है फोनोलॉजिकल एरर, ये प्रोनाउंसिएशन से संबंधित होता है। इसको ध्वनि त्रुटि के नाम से जानते हैं। इसमें शब्दों के उच्चारण में गलती करना होता है। तीसरा है सिंटैटिक एरर्स, ये मोस्टली ग्रामर में होती है, वाक्य संरचना या व्याकरण का गलत प्रयोग किया जाता है इसमें। चौथा है इंटरप्रेटेटिव एरर, इसमें क्या होता है मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ अ स्पीकर इंटेंशन, अर्थात की मंशा को गलत समझना आता है इसके अंतर्गत, जैसे बात का अर्थ गलत लगाना या गलत समझना। पांचवा और आखिरी है पैरामेट्रिक एरर, इसमें होता क्या है फेलियर टू अप्लाई द रूल्स ऑफ कन्वर्सेशन, बातचीत के नियमों का पालन नहीं करना, पैरामेट्रिक एरर के नाम से जानते हैं इसको। तो ये रहा आज का वीडियो। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लर्न विथ मनोज निषाद चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।